भारत के बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर दूर चीन एक एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। यह किसने दावा किया है आपको कुछ देर बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीडी बैंक के चीफ से मिलते हैं और उसके 2 दिन बाद में 3 तारीख को पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। फिर से सुनिए, नरेंद्र मोदी आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए। जिस एबीडी बैंक के चीफ 1 जून को नरेंद्र मोदी से मिले, उसी एबीडी बैंक ने 3 जून को पाकिस्तान को $800 मिलियन दे दिए। ये किसकी तरफ से कहा गया है और इसका क्या वाकई सरकार को सामने आकर के जवाब देना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से मिलते हैं 1 तारीख को और उसके 2 दिनों के बाद में 3 तारीख को अगर पाकिस्तान को उसी बैंक के आधार पर 800 मिलियन का कर्ज मिल जाता है, तो क्या यह सहयोग की बात है या प्रयोग की बात है? लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। कल राहुल गांधी ने, इन दोनों खबरों पर बात करेंगे, इन दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि बात यहां तक कैसे आ गई। और उसके बाद में ये 2 स्टेटमेंट निकल करके सामने आई है, पाकिस्तान को लोन और चीन का 12 किलोमीटर दूर एयरबेस को अपग्रेड करना। इन 2 स्टेटमेंट को पकड़ करके रखिए, आगे बात करेंगे इसके बारे में। राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में बयान दिया और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर जवाब देने के लिए सामने आए संबित पात्रा। बीजेपी ने इन्हीं को कोहिनूर समझा और इन्हीं को सामने भेजा। संबित पात्रा सामने आए और संबित पात्रा ने और कई कदम आगे निकल करके कह दिया कि राहुल गांधी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट है। बताइए, कमाल की बात है। सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, मोदी सरकार के सांसद इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन सरकार की तरफ से जब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो फिर शक नहीं होना चाहिए, उसको सच्चाई में या तो बदल देना चाहिए या फिर संबित पात्रा के शक को खत्म कर देना चाहिए। राहुल ने कल कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है कि बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं है, ये राहुल ने कहा। और इसके बाद में संबित पात्रा को देखिए आप। राहुल जी, आतंक के विरुद्ध भारत ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्दों का उपयोग करता है वह कभी फिट नहीं हो सकता है। मुझे तो शक है कि आप चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। कमाल की बात है। सरकारी सांसद का इस तरह का बयान, या तो आप तमाम एजेंसियों को राहुल गांधी के पीछे लगाइए, राहुल गांधी को जेल में डालिए, क्योंकि जो आदमी भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एजेंट का काम कर रहा है, पाकिस्तान का पेड एजेंट है, चीन का पेड एजेंट है और भारत में एलओपी बना हुआ है, अगर ये सच्चाई है तो राहुल गांधी को जेल होनी चाहिए। आप अपने शक को सच्चाई में बदल करके दिखाइए। एजेंसियों के पास में जो आपके पास में इनपुट है वो दीजिए कि हम इस आधार पर कह रहे हैं, और एजेंसियां तय करें कि हां ये सही बात है या गलत बात है या कोरी राजनीति है। बीजेपी ने भी लिखा कि राहुल गांधी ने न केवल आज ऑपरेशन सिंदूर बल्कि भारतीय सेना और पूरे भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार, जिस लहजे में ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात की है, वह किसी भी सभ्य राजनेता या किसी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा देता है बल्कि अपितु वह पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है।
जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। अब पहले तो जरा दोनों ये बयान सुन लीजिए और देखिए और तय करिए कि कहां राजनीति हो रही है और कहां शक है और कहां सच्चाई है। और उसके बाद में दो बड़े स्टेटमेंट जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। भारत के बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर चीन किस एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है, और दूसरा बड़ा सवाल कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और उसके बाद में पाकिस्तान को $800 बिलियन का कर्ज मिल गया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे।
जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, और उसके बाद में संबित पात्रा ने जो कहा वो भी आपने सुना। लेकिन इसके बाद में सुनिए पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने आज मोर्चा संभाला और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत की सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के एक एयरबेस को चीन अपग्रेड कर रहा है। ये देखिए, पहले भी कोशिश हुई थी कि श्रीलंका के अंदर इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और श्रीलंका में भारत को कैसे काउंटर किया जाए, इसलिए श्रीलंका का उपयोग किया जाए, और बांग्लादेश में भी यही बार बार कोशिश होती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये सब कुछ अब हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना को उनको शरण देने का काम किया, और अगर फिर भी उसके बावजूद अगर बांग्लादेश के अंदर 12 किलोमीटर दूर एक एयरबेस को अगर चीन अपग्रेड कर रहा है, तो क्या वाकई भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। ये है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इसके बाद में पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह सरेंडर नीति नहीं तो और क्या है। आगे वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए। जिस एडीबी बैंक के चीफ 1 जून को नरेंद्र मोदी से मिले, उसी एडीबी बैंक ने 3 जून को पाकिस्तान को $800 मिलियन दे दिए। एक कायर प्रधानमंत्री ने देश की ऐसी स्थिति बना दी है। इस देश की सेना मजबूत है, यह देश मजबूत है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और कैबिनेट कायर है। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे। बड़ी बड़ी बातें, काला धन, सरेंडर। फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, सरेंडर। किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, सरेंडर।
चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती। अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके। कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में। इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए। नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। बोलते हैं साहब ये नया भारत है, ये नया फलाना है, नया ढीमका है, नया ये है, नया सब कुछ तो नया है। अरे साहब, पुराना भारत वो था जो 7वें बेड़े से नहीं डरा, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसने निक्सन को नजरअंदाज किया, जिसको मनाने के लिए फिर निक्सन ने अपने स्पेशल एक दूत को भेजा, जो, क्योंकि इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी, जॉन कॉनेली उस दूत का नाम था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था अमेरिका का। इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी तो वो शिमला गया उनसे मिलने, क्योंकि निक्सन रूठे हुए भारत को मनाना चाहता था। ये पुराना भारत था, ये आए हैं नया भारत लेकर। तो भारत को आप बख्श दीजिए साहब, आपकी कायरता से भारत को बख्श दीजिए। भारत बड़ा आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपकी कायरता इस देश की नौजवान पीढ़ी को क्या सिखाकर जा रही है? सिर्फ डायलॉग में हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है। हमें मालूम है आपने ट्रेनिंग ली है डायलॉग देने की, और ये एक हकीकत है जो मैं बार बार दोहराता हूं। आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक नहीं है। उस आदमी को फिर सांसद भी बनाया एक टर्म के लिए, जिससे ट्रेनिंग ली थी। आप नाम जानते हैं, परेश रावल। उसी से ट्रेनिंग लेते थे ये साहब, कई कई घंटों गुजरात में ट्रेनिंग का सेशंस चलते थे। मुझे मालूम है किसके फार्म हाउस पे चलते थे। चलिए वो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप नया भारत मत करिएगा। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले बिहार में जाकर के कहा था कि गणेश भगवान आ रहे हैं, छोटी छोटी आंख वाले। छोटी छोटी आंख वाले गणेश भगवान लाए जा रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुल रही है। और तब भी ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। और जब पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप गणेश भगवान की छोटी छोटी आंखों का जिक्र करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि हमारे भी देश में बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखें छोटी छोटी हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सीधे तौर पर कह दीजिए कि चीन से हम कोई सामान आयात नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप गणेश भगवान का नाम लेकर के छोटी छोटी आंख वालों पर निशाना साध रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त तरीके से इस वक्त में जारी है, और यह होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में जिस तरीके से सीज फायर हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि बस ये कुछ ही दिन का सीज फायर रहेगा, फिर उसके बाद में राजनीति जम करके होगी। और पार्टियों के बीच में बस कुछ ही देर का सीज फायर रहा, फिर उसके बाद में राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। एक तरफ बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन का पेड एजेंट बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम सवाल पूछना चाहते हैं कि देश के आत्मसम्मान के साथ में यह समझौता क्यों किया, सीज फायर किन शर्तों पर किया गया, हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे
आतंकी कहां हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली वाले प्रेम चोपड़ा की तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने परवेश रावल से एक्टिंग सीखी है, डायलॉगबाजी सीखी। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी, पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है, पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ? आतंकी समूह का आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है, सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है, जम्बू द्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, नरेंद्र मोदी नहीं है और न कभी हो सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की बात कहना मतलब भारत को सरेंडर करना, वो आंख और कान खोलकर सुन ले और देख ले। ये देश 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये गलत है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जब सामने आएंगे तो राहुल गांधी का किस तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से टूट पड़ी है राहुल गांधी पर। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई असल सवालों का जवाब देंगे, क्या सर्वदलीय बैठक में आएंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, या सब कुछ बस यूं ही बयानबाजियों तक सीमित रह जाएगा और देश असली जवाब से महदूद रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।